जुबान पर एक सवाल, जनता से लेकर नेताओं तक की जुबान पर एक ही सवाल, क्या होगा उत्तर प्रदेश में? क्या फिर चलेगा मोदी मैजिक या फिर हाथी से आगे निकल जाएगी साइकिल? क्या तीसरे नंबर की बीजेपी देगी एसपी कांग्रेस गठबंधन को मात? न्यूज 18 इंडिया देने जा रहा है इन सवालों के जवाब। न्यूज 18 इंडिया का महापोल बताएगा जनता का मिजाज। क्या उत्तराखंड में हरीश रावत कर पाएंगे कमाल या फिर बागियों की फौज से बीजेपी की होगी मौज? पंजाब में अकाली बीजेपी रचेगी हैट्रिक का इतिहास या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी एक दूसरे का खेल? किसके सर सजेगा पंजाब का ताज? हर सवाल का मिल सकता है जवाब। न्यूज 18 इंडिया देने जा रहा है इन सवालों के जवाब, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया का महापोल बताएगा जनता का मिजाज। महापोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आज आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे की जगह न्यूज 18 इंडिया का एक खास और सबसे बड़ा स्पेशल शो, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ा दंगल के ओपिनियन पोल के 5 राज्यों के जो हश्र होने वाला है, जो नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद विधानसभाएं कैसी दिखेंगी, कैसी ये तस्वीर हो सकती है। आज हम आपको ये बताएंगे कि सवालों में घिरे उत्तर प्रदेश में कैसी हो सकती है भावी सरकार की तकदीर भी और तस्वीर भी। आज हम आपको बताने वाले एक जादुई आंकड़ा जिसमें हो सकता है हर सवाल का जवाब, क्योंकि हमारे पास है अब तक का सबसे बड़ा महापोल। हमारे पास जादुई आंकड़े आते जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले मिनी चुनाव की जगह की तरह इन चुनावों को देखा जा रहा है। इसे इस तरह देखे जाने की वजह बहुत सी भी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने यहां रख रहा हूं स्क्रीन पर, बारी बारी से देखिएगा। 2019 के पहले ये मिनी आम चुनाव है, क्योंकि 690 विधानसभाओं की किस्मत का फैसला तय होना शुरू होगा 4 तारीख से लेकर और 8 मार्च के बीच में। 102 कुल लोकसभा सीटें हैं इन 5 विधानसभाओं में, जो तय करने वाली है भारत की बीजेपी की सरकार का भविष्य। सुदूर उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक के तमाम राज्य हैं इन 5 राज्यों में जो पोलिंग में जा रहे हैं। करीब 16 करोड़ से ज्यादा इस पोलिंग में लोग हिस्सा लेने वाले हैं। मतदाताओं का जो हिसाब है वो 16 करोड़ है, यानी देश की 24% जनता चुनावों में हिस्सा ले रही है, 1/4 जनता। इसीलिए इसको मिनी आम इलेक्शन भी कहा जा रहा है, इसीलिए इसको महापोल भी कहा जा रहा है, क्योंकि देश का मूड क्या है। बीजेपी की सरकार को आए हुए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 2.5 साल का कामकाज पूरा हो चुका है, और इन 2.5 सालों में जो सबसे बड़ा काम हुआ वो हुआ नोटबंदी का, जिसने सीधे एक एक घर को प्रभावित किया। इन 2.5 सालों में एक जो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा दूसरा काम हुआ वो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत की आवाम क्या सोचती है, 1/4 आवाम, वो नतीजे आपके सामने आएंगे इस महापोल के हिस्से में। मैं आपको बता दूं, ये सर्वे तमाम उन एजेंसियों ने किया है जो अलग अलग जगह पर करते रहे हैं, लेकिन हम आपको इनका एक जादुई आंकड़ा दिखाएंगे साइंटिफिक तरीके से निकालकर। ये आंकड़े भी बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। ये आंकड़े वो हैं जो अलग अलग एजेंसीज ने अपने अपने सर्वेज में दिए हैं। एबीपी और सीएसडीएस का सर्वे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 187 से 197, बीजेपी को नंबर 2 पर 118 से 128 और बीएसपी को 76 से 86 सीटें दे रहा है। टाइम्स नाउ के सर्वे में बीजेपी की सरकार बन रही है 202 सीट के साथ, 147 सीटों के साथ। इसी तरीके से न्यूज 24 के सर्वे में भी 181 से 201 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, जो कि गठबंधन को कांग्रेस के साथ, जिसको सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और द वीक के सर्वे के नतीजे भी आपके सामने हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन को 192 से 196 सीटें दी गई हैं। और वीडीपी एक और एक एजेंसी का सर्वे है जो सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चित है, उसमें बीजेपी को 207 सीटें दी गई। यानी बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का कांटा, अगर हम कहें 5 में से 3 जगहों पर बीजेपी आगे है
और 2 पोल में समाजवादी पार्टी आगे है। वहीं बीएसपी के लिए ये चुनाव वाकई में चिंता का सबब है। 2007 में सत्ता में आने वाली मायावती 2014-12 में चुनाव हारती हैं, 2014 के लोकसभा चुनावों में 0 सीटें पाती हैं और अभी भी उनकी पार्टी उस मजबूती से खड़ी नहीं होती दिखाई दे रही जैसा कि तमाम सर्वेस कहते हैं। इस ओपिनियन पोल के बाद महापोल का जादुई आंकड़ा आप लोगों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके पहले कि मैं जादुई आंकड़े पे जाऊं, मैं तमाम मेहमानों का आपके साथ जो इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस महापोल में, उनका बारी बारी से परिचय करा देता हूं। एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर बद्रीप्रसाद जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, बद्रीनारायण जी हैं, प्रोफेसर साहब दलित चिंतक है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और भी कुछ लोग इस डिबेट में जुड़ेंगे बारी बारी से, उनका परिचय आपसे कराते रहेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, इस डिबेट की शुरुआत करूं उसके पहले महापोल के जादुई आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहते हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है, बाकी के राज्यों के आंकड़े आगे आएंगे। महापोल में अगर आप 5 पोल को जोड़ लो, जो आंकड़ा निकलकर सामने आता है उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 169 सीटें, समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस के साथ मिलकर 168 सीटें, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति वाकई में चिंताजनक है, 56 सीटें और अन्य के खाते में 10 सीटें जा रही है, यानी कि त्रिशंकु विधानसभा है। महापोल के नतीजे दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली आने वाली है। फिर से क्या उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ का खेल होगा? क्या जमकर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात आएगी? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन यह अंतर भी ज्यादा नहीं है, मात्र 1 सीट का अंतर इस महापोल के जादुई आंकड़े में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जो कि बीजेपी के लिए भी बहुत खुशी की बात तो नहीं है, पर बीजेपी के लिए तसल्ली की बात जरूर होगी, क्योंकि वो 50 के आंकड़े से उठकर 169 तक जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 202 के जादुई आंकड़े को नहीं पा रहा है, 168 पर रुक जा रहा है। ये गठबंधन भी से नहीं बचा पा रहा है अपनी जातीय सरकार को, जो कि महापोल के इस ओपिनियन पोल से सामने आता है, इस गणित से सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह कि अब मायावती क्या करेंगी? इन्हीं नोट के आधार पर, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा और सीधा पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी लगभग बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन 202 के आंकड़े से काफी दूर है, और जैसा कि हम देख रहे हैं चुनावों में, जैसा कि गठबंधन दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए सब एक साथ आ रहे हैं, तो कहां से ये 30-40 सीटों का जुगाड़ होगा? सुमित जी, यदि हम आपके इस महापोल को ही यथार्थ मान लें तो इससे 1-2 चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं। यदि बढ़त दिखाई पड़ रही है तो सिर्फ भाजपा की, यानी अगर हम पिछली विधानसभा से माने तो आपके इस औसत महापोल के अनुसार 400% की बढ़ोतरी है और बाकी सबकी घटत दिखाई पड़ रही है। और आपने पिछले कई वर्षों के जो विधानसभा चुनावों के ट्रेंड देखे होंगे पूरे भारत में भिन्न भिन्न राज्यों में, तो एक बार जो पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जनता अंततः उसको निर्णायक जनादेश देती है। तो अगर हम इन चुनाव सर्वेक्षणों के इस सम्यक नतीजे को जो आपने निकालने का प्रयास किया है और इसको पिछले कई चुनावों में हुए जनता के ट्रेंड के साथ जोड़कर देखें, तो मेरे विचार से हमें कहीं कोई असुविधा नहीं जी, आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, आप ये बात भूल रहे हैं कि 2014 में जब आपकी उस पे भी आ रहा हूं, जब आप लोग 73 लोकसभा सीटें जीती, 330 के आसपास विधानसभाओं में आपने लीड ली, आप 330 से घटकर 169 पर रह रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। आपने 2014 का भी अच्छा ध्यान दिलाया, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से सुमित जी याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आते थे तो वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को कितनी सीटें देते थे? 40 या 45, ज्यादातर ने 40 या 45 सीटें दी थी, कुछ ने उससे भी कम, बहुत दिया था तो 50।
50 से ऊपर हमें किसी ने नहीं आंका था। मगर मैंने कहा ना, एक बार ट्रेंड जब पक्ष में नजर आता है तो वह पूर्णता जाता, और ट्रेंड का कारण भी है पिछले 15 वर्षों का जो कुशासन है और सपा बसपा और कांग्रेस की जो दुरभिसंधि है। आज जनता आमूल चूल परिवर्तन चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लाकर हो सकता है। इनमें से कोई भी अगर सबसे मुश्किल स्थिति, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी है सुधांशु जी, वर्षों में कहीं ना कहीं सुधांशु जी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सबसे मुश्किल स्थिति आपके साथ आने वाली, क्योंकि बाकी तीनों पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर, बाकी दोनों पार्टियां किसी ना किसी गठबंधन में जा सकती हैं, लेकिन आप भी क्या, मैं इसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा, क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन के बारे में बीजेपी सोच सकती है? क्योंकि ये जो महापोल का आंकड़ा है ये आपको मिडवे मार्क से ऊपर पहुंचाता है। क्या ये संभव है? क्योंकि पास्ट में भी अलायंस हो चुका है आप लोगों का। सुधांशु त्रिवेदी। सुमित जी, जो आपने कहा इसी से संकेत भी साफ होता है, उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक और विवेकशील है, तो वह ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देगी कि कोई किंतु परंतु की स्थिति, वो स्पष्ट बहुमत देगी। और रही बात बसपा के साथ गठबंधन की, तो भाई वो तो बहुत पुरानी बात हुई। आज की डेट में तो जब यूपीए की 10 साल सरकार रही तो सपा और बसपा दोनों का लिखित समर्थन कांग्रेस की सरकार को राष्ट्रपति महोदय के पास था, और हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों ने भी समर्थन किया है, तो इनका तो गठबंधन है भाई। चलिए मैं डिबेट को ओपन करता हूं। मीम अफजल साहब, गौरव भाटिया जुड़ेंगे आपके पास, बद्री जी है मेरे साथ, एमएच खान साहब है मेरे साथ। अफजल साहब मैं आपके पास आऊंगा। जोड़ तोड़, अलायंस एंड मौके पर आपको मैं अगर ये आंकड़े ठीक है, अगर इसी दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी से ये चूक हुई थी कि 3 महीने पहले 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया और फिर यूपी की सरकार के साथ गठबंधन कर लिया? देखिए, हमने जो अपना अभियान शुरू किया था राहुल जी ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मर गई है, वो इस स्थिति में आई कि लोग उसके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हो गए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमने एक नारा दिया था, लेकिन हमें ये भी देखना है कि 27 साल में यूपी का जो हाल हुआ है, तो उससे बुरा हाल करने के लिए बीजेपी ना आ जाए। चूँकि ये तो इकोनॉमिक कंडीशंस और दूसरी चीज़ों को लेकर के, लेकिन बीजेपी जो कुछ करती है उत्तर प्रदेश में, जो कुछ कर चुकी है, मैं इशारतन कह रहा हूँ, वो हम नहीं चाहते कि देश में कहीं भी हो, और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम बात, सुधांशु भाई ने कहा कि ट्रेंड है कि जो पार्टी सत्ता में आती है उसका ट्रेंड चलता है, तो वो दिल्ली में ट्रेंड कहाँ चला गया था और बिहार में कहाँ चला गया था वो ट्रेंड। इसलिए उत्तर प्रदेश में ट्रेंड ये है कि आपको 31% वोट मिला था 14 के चुनाव में, और आपको सीटें बहुत अच्छी आ गई थी, और इसकी वजह ये थी कि अपोजिशन जो है वो पार्टियां डिवाइडेड थी। जहां जहां अपोजिशन यूनाइटेड होगी जी, आपका बट्टा बैठ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे बिहार में बैठा है और उत्तर प्रदेश में भी बैठेगा। ये आप लिख लीजिए। पर अफजल साहब, उत्तर प्रदेश में कहां सब लोग एक साथ हैं? बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है, तो क्या होता? मैं तो कह रहा हूं आपसे, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन वोट के परसेंटेज को अगर आप देखा जाए तो ये जो गठबंधन है एक बहुत बड़े चंक को मुतासिर करता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट है वो सिर्फ हवा का वोट है, वो सिर्फ पोलराइजेशन का वोट है। और उसका सबसे बड़ा सबूत बताता हूं, जब से चुनाव शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये सब चीजें छोड़ करके दोबारा से पुराने मुद्दों पर जा रही है, यानी पोलराइजेशन। इसका मतलब यह है कि इनके पास, मैंने वो सवाल उस दिन भी पूछा था आपसे कि क्या ये देश विकास की राजनीति छोड़ करके पोलराइजेशन की राजनीति से मुतासिर होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे इस बात का, लेकिन अफजल साहब मैं इसके बाद कहें किसी एक तबके को दूसरे के खिलाफ भड़काएं। ठीक है अफजल साहब, मैं सुधांशु जी में आऊंगा। अफजल साहब, एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। जिन राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठकर मायावती जी की तारीफों के कसीदे पढ़े, क्या कांग्रेस पार्टी वक्त आने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जा सकती है, हाँ या ना? देखिए, हाँ और ना तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आज की तारीख में जो गठबंधन है वो पावर में आ रहा है हमारे मुताबिक।
इसलिए ये क्या ऑप्शन आपको सोचने की लगता है जरूरत ही नहीं है। क्या आपको ये तो लगता है ये कि तो इलेक्शन से बीजेपी और पहले बहुजन ऑप्शन समाज सोचा जा पार्टी एक हो सकता था। सकते हैं आप दोनों को रोकने के लिए? क्या आपको ये लगता है? अब ये तो हमारे खान साहब बैठे हुए हैं, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं आपको दे क्या सकता। लगता है? खान साहब तो देंगे, आपको क्या लगता है? लेकिन मैं बता, देखिए माजी के अंदर बहन जी गई हैं एक बार बीजेपी के साथ, उसके बाद उन्होंने वो सब कुछ हालात भी देख लिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो सलूक किया। ठीक। दो मुद्दे हैं बड़े अहम, एक तो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है जिस पर बहन जी काफी बोल रही हैं जी और एक मुद्दा है कि उन्होंने एक वर्ग को 100 टिकट दिए हैं। जी उसके बाद वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस पर बीएसपी को गौर करना पड़ेगा। खान साहब जवाब दीजिए। हमको गौर करने की जरूरत ही नहीं है। गौरव भाटिया जुड़ गए डिबेट में, लेकिन खान साहब आप जवाब दीजिए, क्या बीजेपी के साथ जा सकती है बीएसपी? नहीं, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ या किसी के साथ क्यों जाएंगे जब पूर्ण बहुमत हमको मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपके अगर ये नहीं जो मिल रहा सर्वे है तो इसको हम नहीं देखिए, अगर मानते हैं। पूर्ण बहुमत की स्थिति में होगी तो तीनों नहीं, आप पार्टी नहीं, की क्यों सरकारें नहीं बन मिल रही रहा? हैं। हम क्यों नहीं? 403 में से 203 बीजेपी जीत रही है, 203 मायावती जीत रही है, 203 का अलायंस जीत रहा है। तो ये तो आपने 610 सीटों का आंकड़ा दे दिया मुझे। नहीं नहीं, वो मैं 403 की बातें कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं 403 की ही बात कर रहा हूं। मैं देखिए 2012 में जो चुनाव हुए हैं जिसमें हमारी पार्टी हार गई थी, उस वक्त भी हमको 26% वोट मिला था और 29% वोट पाकर के तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई थी। आज ये जो मजबूरी में गठबंधन इनका हुआ है कांग्रेस वालों का और समाजवादी पार्टी का, आज भी मुलायम सिंह कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ इन्होंने दगा किया, हमारे बेटे ने दगा किया। और ये जो 300 से 400 दंगे हुए हैं, बुलंदशहर में बलात्कार हुआ है, उसका भी जिम्मेदार कांग्रेस अपने साथ जोड़ ले रही है कि तो ये लोग जो मिलके बात कर रहे हैं इसका कुछ मतलब नहीं है। न मुसलमान चाहता है, न हिंदू चाहता है, न दलित चाहता है, न बैकवर्ड चाहता है। ये सब लोग चाहते हैं अमन चैन और चाहते हैं विकास और चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें हमारी बहनें सुरक्षित रह सके। और शायद यही वजह है खान साहब की त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। गौरव भाटिया से जवाब लूंगा मैं। गौरव भाटिया बड़ी बड़ी बातें की आपको कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, हम तो देखिए हम तो एक गणित के साथ जा रहे हैं। आपको लगता है हम गलत हैं तो हम गलत है भाई, नहीं पर हम ये भी नहीं मान सकते कि तीनों पार्टियों की 203 सीटें आ रही हैं। हम ये भी नहीं मान सकते कि तीनों की 203 सीटें आ रही हैं। हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, हम आपके जो सर्वे आ रहे हैं उसको गलत कह रहे हैं। गौरव भाटिया, वो उसको गलत कह रहे हैं। गौरव भाटिया, खान साहब ने कुछ इल्जाम लगाए दंगों को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर। मेरा आपसे सवाल है बहुत कैटेगोरिकल, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के बगल में बैठकर राहुल गांधी ने मायावती के तारीफ की, इस बात का मन में एप्रीहेंशन है कि कांग्रेस आगे जाकर साथ छोड़ भी सकती है? देखिए, मैं ये कहूंगा सुमित जी कि ये जो गठबंधन हुआ है, श्री अखिलेश यादव जी की स्वच्छ छवि का जो विकास किया है और राहुल गांधी जी का भी, तो उससे जो है बाकी पार्टियां एकदम से बौखला गई हैं। और मैं हालांकि आपके सर्वे से सहमत इसलिए नहीं हूं कि मैं आपको स्पष्ट रूप में ये बता दूं कि हमारा पूर्ण बहुमत आएगा और पिछली बार से ज्यादा, जैसे श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, 300 सीटों से कम नहीं आएंगी। और क्या ये गठबंधन के बाद का सर्वे है, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। जी हाँ। लेकिन खान जी की बात का जवाब देता हूं। उनके मुंह से विकास की बात सुन के थोड़ा सा हंसी आती है, क्योंकि क्या मुख्तार अंसारी जो है वो कानून व्यवस्था सुधारने की बसपा की और दंगों पर रोइए। अभी आपकी रथ यात्रा निकली थी लखनऊ में, तो दोनों लोग अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी तो ये ऐसे बैठे थे जैसे कोई गोली मारने वाला हो। ये विकास है आपका लखनऊ में, बीच में आप बैठे हुए तस्वीरें छपी है, नीचे चार ऊपर नीचे बैठे और भ्रष्टाचार में तो डूबे आप। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि 6 बार मिले हैं, 6 बार भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं आपके राहुल गांधी, और उसके बाद उनके ऊपर अकुल संपत्ति ये कहा जब खान जी बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला। की बात कर रहे हैं। इनकी बौखलाहट सारे दर्शकों के सामने है। आप जान लीजिए ये 56 सीटें भी नहीं पाएंगे। आजम खान साहब मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं
खान साहब, खान साहब, खान साहब, प्लीज, खान साहब, 450 बताइए। खान साहब, खान साहब, प्लीज। अंसारी और मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेना पड़ा है। खैर वो तो समाजवादी पार्टी के नेताजी भी चाह रहे थे। ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो खान जी बीच में बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी बात पूरा करिए गौरव, 20 सेकंड मैंने में, फिर उनको मैं आगे टोका बढ़ता नहीं हूं। था। प्रोफेसर बद्री जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। गौरव 20 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए आप। बस मैं इतना ही कहूंगा कि बसपा का आंकड़ा 30 से नीचे होगा। मायावती जी की बौखलाहट इससे साफ है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को लेके वो उत्तर प्रदेश में शायद होम मिनिस्टर मुख्तार अंसारी को बनाना चाहती हैं। बढ़िया बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। 30 के नीचे सिमट जाएंगी और उनका भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में। मैं प्रोफेसर बद्री जी के पास जाऊंगा, बद्री नारायण जी के पास जाऊंगा। बद्री जी, आप यूपी में घूम रहे हैं कई वक्त से। खान साहब एक मिनट, आप देखिए वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है तो उनकी बात को हम सबको तवज्जो देनी चाहिए, और खासकर आप चारों को जो चुनाव में जा रहे हैं, क्या अंसारी बंधुओं के साथ टाई अप करके मायावती जी ने गलती कर दी है? जिस तरीके के दाग, जिस तरह की बातें गौरव भाटिया यहां कह रहे हैं, चुनावी रैलियों में तमाम नेता बोलेंगे जाके, क्या मायावती जी ने कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मार दिया है? सुमित जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और राजनीति में जैसा आप जानते हैं कि कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता, तो इस घटना का दो असर में दिखाई पड़ा जो मैं लोगों के साथ संवाद करता रहा या फील्ड वर्क करता रहा। एक तो ईस्टर्न यूपी में एक पूरा क्षेत्र है जहां पर मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल गेन मायावती को होगा, लेकिन दूसरी तरफ उससे एक मैसेज जो जा रहा है, जो दलित, जो मुस्लिम मिडिल क्लास को जो मैसेज जाएगा, और वो उससे मायावती जी के इस स्ट्रेटजी पर सवाल भी लोग खड़ा कर रहे हैं कि उससे जो एक सोबर किस्म का मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं बहुत पसंद नहीं भी कर सकता है और नहीं करता दिखता भी है। लेकिन उसका एक जो बड़ा फायदा है, एक पूरा जो क्षेत्र है वहां पर उनको फायदा मिलेगा। कितनी सीटों पर फायदा मिलेगा? कि मुख्तार अंसारी एक 10 सीटें, 12 सीटें जी, लगभग 10 से 12 सीट जो है उस पर जरूर फायदा मिलेगा उनको। लेकिन और कुल जमा, प्रोफेसर साहब कुल जमा मायावती जी को फायदा है कि नुकसान है? कुल जमा अंसारी बंधुओं के गठबंधन से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखिए, हमारा मानना है, अगर हमसे कोई मतलब हमारी राय अगर आप लेंगे तो उनको उनको नहीं करना चाहिए था, मुख्तार अंसारी को नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने लिया है तो उसका एक गेन भी है और उसका एक लॉस भी है। तो मुझे लगता है वो उसके लिए तैयार हैं, उस गेन के लिए भी और उस लॉस के लिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, तमाम सर्वेस का निचोड़ है ये महापोल, और ये वाकई में बीएसपी की स्थिति के लिए चिंताजनक है। क्या आप अपना वोट बैंक को इंटैक्ट तो रख रहे हैं नहीं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं? यही हमने 2014 में देखा, वही 2012 में देखा। मुझे लगता है सुमित जी, ये जो महापोल, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को अभी भी सवालों के घेरे में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आंकड़े बहुत जल्दी में लिए गए हो सकते हैं, उनके अपने बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव जो संवाद का जो एक्सपीरियंस है, जो अभी मैं लगातार घूम के देख रहा हूं, उसमें एक बीएसपी जमीन पर है सुमित जी। पता नहीं क्यों हमारे आंकड़ों में वो नहीं आ रही है। बीजेपी भी स्ट्रांग रही है। बीजेपी अभी थोड़ा बहुत ये जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसके कारण एक डिसेंशन से गुजर रही है, लेकिन मुझे तो बीजेपी और बीएसपी में डायरेक्ट फाइट लगती रही है, और बीएसपी स्ट्रांग है और ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस का एक परसेप्शनल गेन, पॉलिटिक्स का गेन दिख रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है मीडिया में, दिल्ली के इंटेलेक्चुअल्स में। और लेकिन जो ग्रास रूट पर एक कहते हैं ना भीतर की हवा, अंदर की हवा, उसमें बीएसपी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। उसको पता नहीं क्यों हम लोग नहीं डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं। ये या तो हमारी गलती है, हमारी मेथड्स की गलती है, या वो आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं जो फुसफुसाहटों में अपनी बात कहती है। ठीक है, ठीक है। गौरव भाटिया ने हाथ उठाया, गौरव भाटिया बोलना चाहते हैं। गौरव भाटिया, बीएसपी और बीजेपी में मुकाबला है, परसेप्शन के लेवल पर गठबंधन अच्छा हो लेकिन फायदा नहीं हो रहा। मैं मसल साहब में आऊंगा। गौरव भाटिया ने हाथ उठाया पहले। गौरव भाटिया, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सुमित जी कि इस वक्त समाजवादी पार्टी अगर अकेले भी लड़ती चुनाव तो भी बहुमत आता और सबसे मजबूत पार्टी थी, और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद हमें बल मिला है, जमीन पे भी बल मिला है, परसेप्शन में भी बल मिला है, और कंसोलिडेशन ऑफ वोट हो रहा है।
दूसरी बात, भाजपा की आप हालत देखिए कि ये वही भाजपा है जो 2 साल पहले तक विकास की बात करती थी, लेकिन इनके सारे नेता आज, चाहे वो आप साक्षी महाराज की एफआईआर देखिए, चाहे कल की सुरेश रैना के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, चाहे संजीव बालिया का बयान देखिए, केवल सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये घबराए हुए हैं, इन्होंने विकास उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। और आप देखिएगा कि भाजपा भी जो है 100 तक सीमित रह जाएगी। जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मीमर साहब में आता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इन दोनों दलों की, तीनों की स्थिति देख लीजिए। एक तरफ मायावती जी हैं, उनका मनोविज्ञान समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों में वो आसरा ढूंढ रही हैं। दूसरी तरफ श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो बड़े ही गर्व से कह रहे थे कि हमने इतना काम किया है। तो आज हालत क्या है कि वो श्री राहुल गांधी, जो पूर्णतः निष्प्रभावी हो चुके थे, और इसी उत्तर प्रदेश में पहले शीला दीक्षित जी को आगे किया, फिर बहन प्रियंका गांधी के साथ आए, ऐसे निष्प्रभावी और चुके हुए नेता का सहारा ढूंढने के ऊपर वो खड़े हो गए। आपको लगता है कि इन दोनों के अंदर वो आत्मविश्वास या जन समर्थन झलक रहा है जो होना चाहिए? नहीं, पर दूसरी बात पे आता हूं, सांप्रदायिकता के विषय पे। ठीक है, आप जवाब दीजिए। विकास और सांप्रदायिकता पे तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब जब कोई घनघोर सांप्रदायिक विद्वेष हुआ है या दंगे हुए हैं, क्यों सपा या कांग्रेस की सरकारें रही हैं? अभी आप देखिए 2012-13 मुजफ्फरनगर का, इससे पहले सबसे भयानक हुआ था 1990 में, तो सपा की सरकार थी। और पुराने 87 का मेरठ, हाशिमपुरा मलियाना और 80 का मुरादाबाद, तब तो भाजपा की कोई हैसियत तो नहीं करवाते हैं मुजफ्फरनगर। अरे भाई, तब तो भाजपा की हैसियत नहीं थी मान्यवर। 87 में हम 2 सीटों की पार्टी थे की डीवीडी बांट रहे और थे। मलियाना हाशिमपुरा की तो जांच कांग्रेस ने नहीं करवाई, और सपा ने मुजफ्फरनगर के दंगों पे कोई केंद्र को रिपोर्ट तक नहीं भेजी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, सांप्रदायिक दंगों के समय उत्तर प्रदेश में पिछले 35 साल में जब जब हुआ, या तो कांग्रेस की सरकार या सपा की सरकार या केंद्र में कांग्रेस की सरकार और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार, ऐसा ही क्यों होता है? राहुल जी, अभी आपके खिलाफ एफआईआर, अरे भाई सुनिए गौरव जी, अभी आप खान साहब से कह रहे थे, अब आप उसी पे आ गए, उसी लाइन पे। अरे भाई, आप भी तो धैर्य रखिए ना सुनने का। मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। 80 का मुरादाबाद, 87 का हाशिमपुरा, 90 में 42 जिलों में कर्फ्यू, और 2013 का मुजफ्फरनगर, तीनों का तथ्यात्मक जवाब दीजिए ना, चारों का। अगर भाजपा ने विकास किया है तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, पहले उत्तर आप दीजिए। आइए, मुजफ्फरनगर, तो भाई आप फिर हस्तक्षेप मत करिए, जो अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं वही आचरण स्वयं करिए। अब मैं विकास से जवाब देता हूं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जहां कृषि के हिसाब से अपेक्षाकृत बहुत बेहतर विकास की स्थिति है, विकास की दर क्या कृषि की? 4-4.5%। और बगल में मध्य प्रदेश, जहां हमारी सरकार आई 3% थी, और आज 18.9%। बयान दिया और एफआईआर हुई। अरे यार, क्या कभी विकास से आप सांप्रदायिक पे आ जा रहे हैं, कभी सामुदायिक से विकास पे? सुमित जी, ये क्या तरीका है भाई? ये खुद तो कहेंगे हस्तक्षेप न करिए, और हमारे हर दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे उस पे। अरे भाई, जवाब मैं दे रहा हूं, आप शांति से सुनिए। आप जो बोला मैंने सुना। अभी आप यही आरोप लगा रहे थे खान साहब पे, और गौरव क्या समझदार है, अब आप इसी पे आ गए। अच्छा, रुकिए, दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है, जो कि महापोल के नतीजे दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, गौरव भाई, कोई नहीं है, जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, और ये आपसी नोकझोंक भी दिखा रही है, ये आपसी आप दोनों की तकरार भी दिखा रही है कि कांटे की टक्कर है। कोई भी पार्टी एक भी वोट के लिए किसी की भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास 3 और पैनलिस्ट हैं, उनके पास बारी बारी से चलते हैं, डिबेट चलते रहेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपसे आपके पास ही आ रहा हूं। जो बात खान साहब ने उठाई, जो बात गौरव भाटिया कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना आप। गौरव भाटिया भी उठ गए हैं, लेकिन मीम अफजल साहब मेरे साथ हैं, उनके घटक साथी हैं। अफजल साहब, ये मुजफ्फरनगर के दंगे, अखलाक वाले कांड में भेदभाव होकर कंपनसेशन देना, आपको लगता नहीं है कि एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना जिसको बीएसपी और बीजेपी दोनों घेर रही हैं, कांग्रेस जो कि 4थे नंबर की पार्टी है, उसके लिए खतरनाक हो गया है? अफजल साहब, देखिए, सियासत में किसी भी चीज़ के लिए आप, और ख़ास तौर पे इलेक्शन जब होता है तो क्या हालात होंगे वो आप देख भी रहे हैं। और इसको, ये कोई ऐसा नहीं है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत दिनों से बात चल रही थी। पहले ये भी चल रहा था कि कांग्रेस का बीएसपी से गठबंधन हो रहा है,
बिल्कुल। लेकिन मैं जानता था बहन मायावती जी कभी कोई गठबंधन नहीं करेंगी, उनका मिजाज है अपना, उनका अपना मिजाज है। अभी मैं दो बातें ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक तो मैं कहना चाहता हूँ जो सुधांशु भाई ने कहा, उन्होंने ये बात सही कही कि जहाँ जहाँ कांग्रेस नहीं, बीजेपी वहाँ जहाँ नहीं थी, जैसे यूपी में 87 के दंगे की मिसाल दी उन्होंने, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसकी मिसाल उन्होंने दी, और उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त तो जनसंघ थी जब बीजेपी थी भी नहीं। तो बीजेपी नहीं थी, लेकिन ये काम तो आप 125 साल से कर रहे हैं बाकायदा। इस देश में डिवीजन का और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो आपका अभियान चल रहा है वो आरएसएस की शक्ल में 1925 से चल रहा है, आज़ादी से पहले से चल रहा है। आपने अंग्रेज़ों के मुकाबले में हमेशा इन लोगों को अपना दुश्मन समझा, माइनॉरिटीज़ को और कम्युनिस्टों को। ये बाकायदा एक कोटेशन है, अब इस वक्त मौका नहीं है, कई बार मैं सुना भी चुका हूँ। दूसरी इसलिए दंगे तो कराने वाले जब लोग होते हैं तो फिर उन सरकारों में थोड़ी होता है। और फिर गुजरात में तो आपकी सरकार थी, इतना बड़ा दंगा कैसे हुआ, हजारों लोग मर गए। तो आप अछूते नहीं हैं, जहां आप पावर में होते हैं और वो कोई सर उठाने की कोशिश करता है तो आप उसका सर कुचलने के लिए दंगे कराते हैं, और जहां पर आप पावर में नहीं होते वहां पर पावर में आने के लिए दंगा कराते हैं। और अभी आप उत्तर प्रदेश में भी यही स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, बद्री नारायण जी ने बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि वो यूपी में घूमे और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बीएसपी को एक मेन कॉम्पिटिटर क्यों नहीं समझा जा रहा, बीजेपी और बीएसपी को। मैं उसकी वजह बताता हूं आपको। उन्होंने ये आंकड़े नहीं लगाए कि बीएसपी का वोट कौन सा है, जिसके बारे में कहा जाता है ट्रेडिशनली कि एक 22% वोट है जिस वर्ग का वोट है। उसके साथ साथ एक 19.5% 20% वोट है जो जुड़ता है कहीं ना कहीं या डिवाइड होता है। जब जब वो जुड़ता है उसको फायदा होता है, जब जब वो डिवाइड होता है उसका नुकसान सेकुलर फोर्सेस को होता है, कम्युनल लोगों को ज्यादा होता है। इस बार पूरा जो जोर है बहन जी का और खान साहब की पार्टी का, वो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने बार बार 100 टिकट दिए, उसका हालांकि 70 80 90 टिकट पहले भी देते थे जी। लेकिन इस बार चर्चा बहुत है कि भाई इतने टिकट दिए। तो आपका जो वोट में जिस वोट की तरफ आपका पूरा निशाना था, वो वोट जो है चूंकि आपकी तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए लोग ये मान रहे हैं। और ये किसी हद तक मैं कहता हूं कि जो आपके पोल आए हैं उनका रिजल्ट भी यही बता रहा है कि वो वोट तीसरे नंबर पर उस तरफ ना जाके गठबंधन की तरफ कंसोलिडेट हो गया है, और इसलिए बीएसपी जो है वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। खान साहब, ये मैं चूंकि बद्री नारायण जी एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी बात कही, तो सिर्फ ये मैं एक प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, एनालिस्ट की हैसियत से मैं ये बात नहीं, आपने जो बात की तो सिंपल सी बात है कि भाई मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है बीएसपी को, और इसीलिए बीएसपी नंबर 3 की पार्टी दिखाई दे रही है। और मुसलमान वोट जो है, मैं नाम दे रहा हूं, आप नाम देने से बच रहे थे, वो सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ जा रहा है। खान साहब, क्या अब यही तरीका बचा है चुनाव जीतने का कि हमको जाटव वोट मिल जाए, हमको अल्पसंख्यक का वोट मिल जाए और हम चुनाव जीतेंगे? एजेंडेस की बात नहीं होगी, विकास की बात नहीं होगी, सड़क अस्पताल की बात नहीं होगी। खान साहब, क्यों ऐसा कैसे हुआ? आप देखिए ना, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में तो क्या दंगे हो रहे थे? क्या बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी? क्या विकास नहीं हुआ? क्या आज आप गोमती नगर में जहां से इन लोगों ने अभी यात्राएं निकाली है, वो सारा पुल बनाया हुआ बहन जी का है। वो जो गोमती नगर में देख रहे हैं आप, सड़कों के जाल देख रहे हैं, वो बनाया हुआ बहन जी का है। कहाँ नहीं हुआ है ये बताइए। अभी मीर साहब बता रहे थे, चले गए वहां, देश की आजादी के बाद मुसलमानों की नौकरियों में 29% परसेंटेज हुआ करता था। आज ये कांग्रेस की सरकार के जमाने से चले आ रहे लोग, आज 1% मुसलमानों को नौकरियां रह गई हैं। किसका जिम्मेदार कौन है? सच्चर कमेटी इनके जमाने में आती है। सच्चर कमेटी में मुसलमानों की हालत बताई जाती है कि दलितों से बदतर है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो जब बाबरी मस्जिद, इसको ढांचा कहते हैं, जब उसको गिराने की बात आई तो नरसिंह राव इनके प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी फोर्स वहां अयोध्या में खड़ी रही और कुछ नहीं हुआ, और लाखों लोगों का जान चली गई, कत्लेआम हो गया। और भारतीय जनता पार्टी बता रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उनको हलफनामा दिया था उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी बात कह रहे हैं, उसकी वजह से उनको एजी की सजा मिली। और बड़ी बात कह रहे हैं, चाहता हूँ
जी। सुमित जी सुन लीजिए। जी, बोलिए। ये एक बात और कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनके ऊपर 12 मुकदमे चल रहे हैं। ये कौन से पाक साफ हैं? जरा इन्हें भी तो बता दें। ठीक है, मैं है आऊंगा। कहाँ ये लोग खड़े? ठीक है, हमारा काम कांग्रेस सब और समाज बीजेपी के साथ जवाब है। देंगे, सब लेकिन समाज को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर बद्रीनारायण, जो बात मीम अफजल ने कही, जो बात अब खान साहब भी कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगा कि एक खास वोट बैंक, एक खास वर्ग, अल्पसंख्यक, क्या वो डिवाइड हो रहा है? और क्या अगर वो डिवाइड हो रहा है तो बीजेपी को फायदा मिल रहा है? बिल्कुल सुमित जी, अब वो डिवीजन जरूर हो रहा है उस वोट में, उस वोट बैंक में, और वो पहले यानी इस अलायंस के बनने के पहले बीएसपी की तरफ उसका मूव था। इस अलायंस के बनने के बाद वो मूव रुका है। एकदम मैं भीम अफजल साहब से सहमत हूँ इस बात पर, लेकिन मेरा कहना है कि मायावती की गणित दूसरी है। मायावती कभी भी, भले ही वो एक परसेप्शनल पॉलिटिक्स के लिए दलित मुस्लिम अलायंस को महत्व दे रही हैं और काम भी कर रही हैं उसके लिए, लेकिन उनका जो बहुत सिंपल अर्थमेटिक्स ऑफ इलेक्शन है कि हम किसी पार्टी, किसी जाति के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट देंगे, वो अपनी जाति के वोट लेकर के आएगा और उसके साथ दलित वोट इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़े मुस्लिम वोट इकट्ठे हो जाएंगे और हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। और इस आधार पर अगर आप देखें तो 1 साल पहले उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे। उनके कैंडिडेट्स अगर आप सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कई जगह बहुत स्ट्रांग है। मुझे इसमें समस्या हो रही है कि क्यों नहीं हम इलेक्शन को इस तरह से भी देख रहे हैं, क्यों हम इन ब्लॉक वोट के आधार पर देख रहे हैं कि मुस्लिम एक तरफ या दलित एक तरफ, या यानी और हमको ये नहीं भूलना चाहिए वाइज जो कैंडिडेट्स का, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए प्रोफेसर साहब, ये बात मैं गौरव से पूछना चाहूंगा। गौरव चले गए थे, गौरव दोबारा जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये पहला ऐसा बड़ा मिनी आम चुनाव हो रहा है जो नोटबंदी के बाद हो रहा है। माना सिविक बॉडीज के इलेक्शन हुए अलग अलग स्टेट्स में, बीजेपी को फायदा पहुंचा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जहां पर लड़ाई झगड़े की खबरें आई, जहां पर पैसों की किल्लत देखी गई, क्या आपको लगता है इसके बावजूद भी बीजेपी, जो कि हमारा हिडन कैमरा पर पोल था, उसमें बीजेपी के नोटबंदी के साथ आम किसान, आम दलित खड़ा दिखाई दिया था? आपको लगता है कि यह बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा? गौरव भाटिया, इंडिपेंडेंट एनालिसिस करिए। सुमित जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि यह पहला चुनाव है जो नोटबंदी के बाद हो रहा है, और नोटबंदी से जिस तरह से जनता त्रस्त हुई, खासकर जो गांव के इलाके थे, रुपए नहीं पहुंचे वहां पे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और जनता अपने तरीके से भाजपा को जवाब देगी वोट डाल के, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विकास और चेहरे का भी ये चुनाव है। जब मुख्यमंत्री चुनती है जनता तो वो चेहरा देखना चाहती है। भाजपा ने कोई चेहरा नहीं दिया और सांप्रदायिकता फैलाई, विकास नहीं किया, तभी बैकफुट पे है। बसपा के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा, आनंद जैसा जो भाई है मायावती जी का, 1400 करोड़ रुपए उसके खाते में, कंपनी में पाए गए। भ्रष्टाचार से लिप्त मायावती जी कभी भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगी। आप देखिएगा, तो फिर देखिए खान जी को दिक्कत है। खान जी आप बीच में बौखलाहट में क्यों बोलने लगते हैं? कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, आप बसपा के एमएलए थे पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, एक 18 साल की महिला को उन्होंने अपने घर में 32 दिन रखा था और दुराचार किया था। ये था आपकी मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर। भगवान शर्मा गुड्डू नाम था उनका, उन्होंने जो है रेप किया। खान साहब, गौरव भाई विधायक थे, आपके मैं सांसद नहीं, पर गौरव भाटिया, खान साहब एक मिनट देखिए, इल्जाम लगाएंगे तो हर एक पे लग सकते हैं। बात करते मुख्तार अंसारी को हाथी पे चढ़ा के हर एक पर इल्जाम लग सकते हैं और हर तरीके के इल्जाम लग सकते हैं, परिवारवाद से लेकर करप्शन तक और करप्शन से लेकर सांप्रदायिकता तक। लेकिन मेरे पास एक आंकड़े हैं, एक गणितीय साइंटिफिक आधार पर आंकड़े हैं, उस पर मैं डिबेट कर रहा हूं। एक मिनट खान साहब, सुधांशु जी ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके पहले कि मैं सवाल पूछूं, दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी पंजाब और उत्तराखंड के नतीजे हम महापोल के दिखाने बाकी हैं, जो कि हम आगे दिखाएंगे। लेकिन सुधांशु जी, नोटबंदी के बाद पहला चुनाव, पहला बड़ा चुनाव, बीजेपी के 2.5 साल के शासन के बाद बड़ा चुनाव, 24% की जनता के बीच जाकर आम चुनाव, क्या असर, क्या नोटबंदी का ये माना जाए, जैसे कि अध्यक्ष जी ने नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू में कहा, अमित शाह ने,
कि हम तैयार हैं नोटबंदी के नाम पर, अगर आप मैंडेट चाहते हैं तो कर लीजिए। क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि नोटबंदी का पॉजिटिव असर हुआ है वाकई में? देखिए, नोटबंदी पर जो जनता का समर्थन मिला है वो अभूतपूर्व है और उत्साहजनक है। इसीलिए नोटबंदी पर जितने सर्वेक्षण आए, नोटबंदी पर मीडिया में जितनी भी प्रतिक्रियाएं नजर आईं, नोटबंदी पे लाइन में खड़े हुए लोगों की प्रतिक्रिया देखिए, नोटबंदी पर कहीं कहीं जनता ने कोई एक रिएक्शन किया, वहां से लेके देश के भिन्न भिन्न अंचलों के चुनावों को यदि आप पैमाना माने तो उसके परिणाम देख लीजिए, तो वो पूरी तरह सकारात्मक है। अब इन चुनावों में हम आते हैं तो मैं ये मानता हूं कि स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, परंतु राष्ट्रीय मुद्दों का भी पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता भी दिखती है, तो इसमें सारे मुद्दे आएंगे। नोटबंदी भी मुद्दा होगा, मगर उस एक मुद्दे को लेकर यदि कोई ये सोचे कि बाहुबलियों का आतंक, अपहरण, डकैती, बलात्कार, जमीनों पे कब्जे, दंगों की श्रृंखला, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे, ये सब उस एक तिनके की ओट में पर इसके बावजूद भी तो वह भी नहीं कांग्रेस ने अलायंस किया समाजवादी पार्टी के साथ। अफजल साहब जवाब दीजिए। अफजल साहब, देखिए, शिकायतें बहुत सी थी और आज भी हैं, और उन शिकायतों को दूर करने के लिए ही गठबंधन किया गया है। आने वाले वक्त में कांग्रेस का अपना भी एक एजेंडा है और वो साथ चलेगा समाजवादी पार्टी के साथ। वो हमारी सुनेंगे, हम उनकी सुनेंगे। इसलिए जो शिकायतें थी, लेकिन जो मौजूदा हालात में मैंने शुरू में ही बताया कि ये क्यों, लेकिन अफजल साहब, मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं। अफजल साहब सॉरी, मैं आपसे बीच में टोक रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सारा हम लोग जो जोर है हमारा, वो ये देखने पर, जी मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से बीएसपी की खुलकर तारीफ की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस वजह से अखिलेश ने एक बार भी ये नहीं कहा कि 2019 में वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बैक करने को तैयार है, इसीलिए उन्होंने अपना ब्रह्म वाक्य रोक लिया जिसका कांग्रेस को इंतजार ही नहीं है। वो इशू नहीं है। क्यों नहीं है? वो इशू ही नहीं है, उस पर हमने कोई बात ही नहीं की, और ना ही वो इशू था और ना उस पर कोई बोलने की जरूरत थी। नहीं तो फिर तो ये अपॉर्चुनिटी अलायंस हुआ ना, भी नहीं थी, ये तो मौका पर उसकी जरूरत भी नहीं थी। आप सिर्फ क्योंकि ऐसा 3 महीने पहले तक खामियां गिनाते तरफ से नहीं हुआ। आप भविष्य की बात करते नहीं है, केवल 2017 के यूपी के चुनाव को लेकर ये अलायंस हुआ है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अवाम की भलाई को सामने रखें तो हमने बिल्कुल सही फैसला किया है, इसलिए कि हमें ये अंदाजा था कि इतना सब कुछ करने के बाद 27 साल से हमारा वर्कर दूसरी पार्टियों में चला गया, काफी बड़ी तादाद में हमें नुकसान हो गया, तो हम अचानक एक बड़ी पार्टी बनकर के और नंबर 1 पार्टी बनकर के नहीं आ सकते। चलिए, कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से माना अफजल साहब की सपोर्ट करने के लिए 3 महीने पहले जो पार्टी बोलती थी कि नंबर 1 पार्टी होंगे, वो नंबर 1 पार्टी होने का उसको एहसास हो गया कि नहीं हो पा रही है, और तभी वो अलायंस में गई। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का, लेकिन दर्शकों को बोलूंगा बने रहिए मेरे साथ। वक्त है ब्रेक का, सॉरी माफी चाहूंगा, ब्रेक वक्त नहीं है। ब्रेक के उस पार नतीजे हैं महापोल के, पंजाब के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। बने रहिए मेरे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है इस महापोल में। अब आ रही है पंजाब की। जैसे कि मैंने ब्रेक के पहले आपको कहा था कि हम महापोल के जादुई आंकड़े आपको दिखाएंगे, और तमाम एजेंसीज के जितने सर्वे आए उनका निचोड़ ये कहता है कि पंजाब में कांग्रेस को 49 सीटें मिलती हैं, अकाली बीजेपी गठबंधन को 38 सीटें मिलती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 26 सीटें जा रही है, अन्य के खाते में 4, यानी पंजाब में भी कुल मिलाकर त्रिशंकु विधानसभा है, क्योंकि 59 सीटें चाहिए मेजोरिटी के लिए। वहीं उत्तराखंड के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। हरीश रावत की सरकार है, कांग्रेस की। बीजेपी के पास 35 का जादुई आंकड़ा, कांग्रेस के पास 30 का आंकड़ा, अन्य के खाते में 5, यानी मिडवे मार्क पर ठीक भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए बुरी खबर है इस महापोल में। एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अफजल साहब मेरे साथ बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, पंजाब में अच्छी खबर, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि सरकार बन जाए, और उत्तराखंड से तो बुरी खबर। अफजल साहब, देखिए, हमें पूरा यकीन है पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी और गोवा में भी सब जगह हमारी सरकार बन रही है, और मणिपुर तो है ही जी। हमें कहीं कोई भी जरा सा भी शुबा नहीं है कि पंजाब में हम पावर में नहीं आएंगे।
आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आए। आपको लगता है कि आपने जो पंजाब में average आम आदमी लगाया पार्टी है, ने वो खेल पिछला बिगाड़ आपने, दिया तीसरे यूपी तीसरे का भी मोर्चे के average तौर पर, लगाया था। तीसरी पार्टी के तौर पर? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत दिन से वहाँ काम कर रही है और मैं इस बात को भी कबूल करता हूँ आपके चैनल पर कि आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन शुरू में बनी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आई सामने उसके बाद उसकी पोजीशन कमज़ोर होती चली गई। इसलिए मुझे कोई हैरत नहीं हो रही। लेकिन अकालियों के साथ जो इस तरह का जो 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 रवैया उनका रहा है, उसमें मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो 38 सीटें लेकर एक के क्विक आएंगे। रिएक्शन, मुझे जरूरत लगता पड़ने है पर आम आंकड़ा आदमी बहुत पार्टी का नीचे समर्थन लेंगे पंजाब में अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है? क्विक रिएक्शन, हाँ या ना? मेरे ख्याल जरूरत ही नहीं है उसकी हमको। मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया अफजल साहब, आपने वक्त निकाला बैठे मेरे साथ। लेकिन महापोल के नतीजे आपने देखे और इस नतीजों में उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा, पंजाब में त्रिशंकु विधानसभा और उत्तराखंड में बीजेपी को बहुत कम मार्जिन के साथ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये था न्यूज़ 18 इंडिया का महापोल। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।